वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया, देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज़्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया। और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें 12 वैक्सीन हम सब बच्चों को देते हैं निःशुल्क। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हज़ार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं 20,000 से ज़्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज़ करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज़ होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहाँ वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ, और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा, अप टू द पॉइंट जब उसको सेकंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। यानी इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों के लिए देश में करीब 28-29 हज़ार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं, जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीज़र्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहाँ 4 लोगों की टीम, फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, वहाँ कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ मान लीजिए कोई एनाफाइलैक्सिस को डील करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके
कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है, यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हम सब के लिए गर्व की और संतोष की, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं इन विषयों को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों को सुझाव देते हैं। और उन्होंने तो आपने देखा कि स्वयं जाकर जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होनी है कंपनियों में, खासकर जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनियों में, वहां जाकर स्वयं उन्होंने उन सारी फैसिलिटीज़ को खुद जाकर उनका सर्वेक्षण विश्लेषण किया है। आपको लगता है कि जैसा आपने कहा पोलियो मुक्त भारत हो गया, क्या कोविड मुक्त भारत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोविड मुक्त और पोलियो मुक्त दोनों अलग चीज़ें हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसका अस्तित्व समाप्त करना संभव था साइंटिफिकली, क्योंकि उसका वायरस जो था वो बच्चे की आंत में जीवित रहता था। तो ये पल्स पोलियो की स्ट्रैटेजी थी, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और दुनिया में अभी देखिए वायरस तो दो ही जड़ से समाप्त हुए हैं, एक चेचक का, एक पोलियो का। लेकिन जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ही कोविड की बीमारी भी, उसको लड़ने का भी एक तरीका है, जिस तरीके को सारा देश और दुनिया एक साल से देख रही है। लड़ाई का एक दूसरा पक्ष है ये वैक्सीन के माध्यम से पूरी कम्युनिटी के अंदर इम्यूनिटी को विकसित करना। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा चल रहा है। अल्टीमेटली कोविड का वायरस भी जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप देखते हैं कि एक बीमारी को एक समय में बहुत आपने ज़ोर शोर से सुना होता है, अब आप सुनते हैं कभी कभी उसका कोई वायरस कहीं पर अपीयर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वायरस है, कोई स्वाइन फ्लू का वायरस है। तो आपने एक ज़माने पे इबोला के बारे में आपने सुना, अभी भी वो कहीं कहीं अपीयर होता है। ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़े समय के बाद धीरे 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 कोविड का वायरस भी ऐसे ही हो जाएगा कि भाई लोग कहेंगे कि हाँ एक कोविड नाम का वायरस होता था, अभी कभी कहीं कहीं वो अपीयर होता है। और जब खासकर ये बड़े पैमाने पर देश और दुनिया को वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो जो एक ओवरऑल कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है उस वायरस के खिलाफ, बड़ा सवाल लेकिन ये वो डेवलप हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कब आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने और डाटा की मांग की है। नहीं, देखिए डाटा की मांग करना तो कोई अपराध तो है नहीं। मान लीजिए एक प्रोसेस होता है, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज़ 2 के बाद जो है, अगर फेज़ 1 फेज़ 2 में सफलता मिलती है तो एक प्रोसेस है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए लोग। तो सुना आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्या कुछ कहना है उनका। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जनवरी से अब वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगी, जनवरी के किसी भी सप्ताह में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगी। पूरे देश को जिसका इंतजार था वो यही खबर। तो फिर अब जो बयान दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगी। इतने तादाद में जो कोरोना के संक्रमण सामने आ रहे थे उससे शायद अब निजात मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। करनाल से अगली खबर है, जहां दहेज नहीं मिलने पर पहुंची बारात। शादी के जोड़े में दुल्हन करती रही इंतजार, ये बड़ी खबर है। दहेज नहीं मिलने पर बारात नहीं पहुंची। दूल्हे के परिजनों पर क्रेटा कार मांगने का आरोप है। लड़के वालों ने किए हैं फोन स्विच ऑफ। करनाल के मेरठ रोड पर मौजूद हनुमान नगर में दहेज में कार नहीं मिलने पर दुल्हन के घर बारात नहीं पहुंची, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शादी के जोड़े में दुल्हन इंतजार करती रही लेकिन बारात नहीं पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नहीं मिली कार तो बारात नहीं पहुंची। बारात का इंतजार करती रही दुल्हन। दुल्हन से ज़्यादा क्रेटा कार से प्यार है। बारात के इंतजार में दुल्हन इंतजार करती रही लेकिन लड़के वालों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और बारात लेकर नहीं पहुंचे। सर बस घटना तो ये है कि वो बारात लेके नहीं है, उनके इंतजार में सारा खाना भी तैयार रहता, सारी चीजें तैयार थी बिल्कुल। तो सर ये तो नहीं मालूम होगा सर क्या है क्या नहीं। आपको पता नहीं? नहीं सर मुझे नहीं मालूम। तो उनके पता किया घर पर वो बारात ले किसी और लड़की को? मैंने फोन करा, सबने स्विच ऑफ कर दिए। फिर उस उधर से मेरे पुलिस वाले का फोन आ गया तो उनको मुझे है ना क्यों फोन कर रहा है जब वो नहीं आना चाहते।
मगर सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है, वो आना नहीं चाहते। तो आपके यहाँ सभी तैयारियां हैं, लड़की तैयार? बिल्कुल तैयार है सर। तो क्या कहना चाहेंगे, पुलिस से कोई डिमांड करेंगे? जी बिल्कुल, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे। सोहाना के गांव नुनेरा जमीन विवाद में दो गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से गोली भी चली। फायरिंग में पूर्व सरपंच को गोली लगी और साथ ही 9 लोग घायल हो गए। बताया अब ये भी जा रहा है कि दोनों पक्षों में काफी लंबे वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष को लोगों ने बताया कि पूर्व सरपंच एक महिला की जमीन पर कब्जा करने जा रहा था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ। तो वहीं पूर्व सरपंच का कहना है कि महिला कुछ बाउंसरों को लेकर आई थी, जिसके चलते खूनी झड़प हुई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। ये साचोली गांव में जो झगड़ा हुआ है, जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। इसमें 9 से 10 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष के एक आदमी था और एक दूसरे पक्ष के 9 लोग थे, जिसमें 8 पुरुष और 1 महिलाएं थी। 8 पुरुषों में 2 से 3 मरीजों की हालत काफ़ी ख़राब थी, सर में चोट थी और हड्डियां भी टूटी हुई थी। सभी मरीजों का प्राथमिक इलाज करके गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी हर रोज जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही अंबाला के विकास का भरोसा भी लोगों को दिया जा रहा है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 के सोंडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी में कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया गया, जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। तो वहीं संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का दामन थामा है और भरोसा जताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की अगुवाई में ही अंबाला का विकास हो सकता है। अंबाला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 18 के सोंडा गांव की ये तस्वीरें हैं, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा सोंडा गांव पहुंचे और उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस इलाके में भी पहुंच रहे हैं, लोग उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास कराया, उतना किसी ने नहीं कराया। विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 में चुनाव प्रचार करने के बाद वार्ड नंबर 15 पहुंचे और यहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म कराएंगे और साथ ही IMT को लेकर भी उन्होंने वार्ड नंबर 15 के लोगों से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।